हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको आपकी ही बुक से, जो आपकी पूनम गांधी जो बच्चे यूज कर रहे हैं उसका है ये। तो पिछली वीडियोस में जो हमने डायरेक्टिंग करा था, डायरेक्टिंग चैप्टर हमने जो करा था उसका मैंने एक ही पार्ट डाला था, वो और कंट्रोलिंग में डाल दूंगा। पहले मैंने सोचा ये चैप्टर करा देगा कि बच्चों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं और उनको थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर हमसे, मीनिंग क्या होती है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट एक्वाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। In other words, financial management is concerned with flow of funds and involves decision related to procurement of funds, investments of funds in long-term and short-term assets and distribution of earning to owners। अब इसका मतलब क्या है सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी हमारे पास पैसा आया है, जहां से भी हमने पैसे को अरेंज करा है, उसके बाद डिसाइड करना कि हमें कहां कहां पैसे लगाना है, कितना लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है और उससे हमें कहां कहां अर्निंग हो सकती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है एफिशिएंट एक्वाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अगर हम कहीं से पैसे की जुगाड़ कर रहे हैं तो वो ऐसी जगह से हो जहां पे हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आए। देन उसके बाद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, उसका फिर हम अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, इस्तेमाल करें, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करें और फिर जो फायदा हो कंपनी के बेनिफिट में रहे। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है अलग अलग राइटर की, किसी भी एक राइटर की डेफिनेशन आपको देख लेनी है। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्या रोल रहता है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? All the financial activities of a company are directly or indirectly affected by the financial management। जितनी भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, पैसों से संबंधित जो भी एक्टिविटी कंपनी की, वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। कैसे? सबसे पहला साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। यहाँ साइज से फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, कुछ और मत समझिएगा बच्चा लोग। The size and composition of fixed asset depend directly on investment decision। आपको कितना पैसा कहां पर लगाना है, ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है और इसके लिए ही हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है। कितना पैसा हमें अपने पास रखना है और कितना पैसा हमें लगाना है। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स, करेंट एसेट आपको मालूम है वो पैसा जो आपका एक साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? करेंट एसेट्स। तो क्वांटम ऑफ करेंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल। जो आपके पास करेंट एसेट्स है कैश की फॉर्म में, इन्वेंट्रीज की फॉर्म में, कितना कितना अमाउंट रखना है। द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन इज कैश, जैसे बिल्स, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये भी डिपेंड करता है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन पर। It depends upon the amount of fixed assets, credit policy of company, inventory management वगैरह वगैरह। ये डिपेंड करता है कि कितना पैसा हमें फिक्स एसेट्स में लगाना है, कितना पैसा करंट एसेट में लगाना है, कितना उधार लेना है, कितना नगद लेना है, ये सारी चीजें। थर्ड है रोल द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। द अमाउंट टू बी रेज्ड for long term as well as for the short term depends upon the financial management and organization। कितना पैसा लंबे समय के लिए रेस करना है, कितना कम समय के लिए रेस करना है, ये भी डिपेंड है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस पर। The firm which have policy of liquidation prefer to have more of long-term finance, although with that profit will decrease as company has to pay more interest on long-term debt as compared to short-term debt। वो कंपनी जो पॉलिसी रेफर कर रही है लिक्विडेशन की, ज्यादा से ज्यादा उसके पास अगर पैसा रहना चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रेफर करती है प्रॉफिट के साथ साथ। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट और इक्विटी, हमारे पास जो पैसा है उसमें डेब्ट का पोर्शन कितना रहना है, इक्विटी का पोर्शन कितना रहना है। डेब्ट यानी कि वो पैसा जो दूसरे से लिया है, इक्विटी यानी हमारी कंपनी का खुद का पैसा। Firm can raise long-term debt by issue of equity share as well as by issue of debentures। फर्म जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दोनों तरफ से ले सकती है, इक्विटी शेयर्स के लिए भी और डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स हमारा एक तरीके से बोर्ड फंड का हिस्सा है और इक्विटी शेयर्स हमारा इक्विटी यानी ओनर्स फंड का हिस्सा है, तो इसमें हमें रेशियो डिसाइड करना पड़ता है। और लास्ट, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितने भी आइटम्स हमारे
प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, वो सारे के सारे हमारे इस डिसीजन से इफेक्ट करते हैं। Generally, items related to expenses and revenue are recorded in profit and loss account. Basically, जो हमारा एक्सपेंसेस होते हैं और रेवेन्यू होते हैं वो उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर हम ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, डेप्रीशिएशन, इट विल इंक्रीज एक्सपेंस एंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे, ज्यादा डेप लग रहा है, तो उससे हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी इफेक्ट होगा। तो ये आपने अभी तक डेफिनेशन देखी और देखा कि क्या रोल है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? The main and foremost objective of financial management is to maximize the wealth of the equity shareholder. जिन लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर्स लिए हैं in the form of equity shares, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। The financial manager in a company make decision for the owners. Owners कौन होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं। He must take such decision which will ultimately prove gainful for the point of view of shareholders, and shareholders gain only when the price of their share increase in market. जितने भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे के सारे ये ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे कि भाई हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा होना चाहिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा गेन होना चाहिए, और उन्हें गेन जब ही होगा जब उनके शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी। सो फाइनेंशियल डिसीजन विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर इज कंसीडर्ड वेरी एफिशिएंट डिसीजन। तो ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन जिससे हमारी On the other hand, financial decision which bring fall in the value of equity share is considered poor decision. अगर फाइनेंशियल डिसीजन जो आपने लिया है जिसकी वजह से इक्विटी शेयर्स की कीमत कम हो गई, उस डिसीजन को बेकार माना जाता है। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर ऑटोमेटिकली फुलफिल मेनी अदर ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का सोच रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते करते बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हो जाते हैं। As equity shareholders get share from residual income, they are given dividend only after the claim of suppliers, employees, lenders, creditors. भाई जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड कब मिलता है? जब जो हमारे सप्लायर्स को पैसा देना है, एम्प्लॉय को पैसा देना है, लैंडर्स को पैसा देना है, उनको हम पैसा दे देते हैं। देयरफॉर अगर हमारे शेयर होल्डर्स को गेन हो रहा है तो उससे हमारे जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें फाइनेंशियल कमिटमेंट दिया था उनको भी पैसा पहुंचता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, हमारे पास कितना पैसा रहना चाहिए लिक्विडिटी फॉर्म में वो मेंटेन हो रहा है, सारे रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, और जिन लोगों को हमने वादा किया था वो टाइम तक हम पेमेंट कर रहे हैं, जिस टाइम तक हमने पेमेंट करने के लिए कहा था। So the objective of increase in value of equity share does not mean that finance manager should involve in manipulating activity to bring rise in price. भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कीमत है, शेयर की कीमत है, उसको बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि फाइनेंस मैनेजर कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसकी वजह से हमारे शेयर के प्राइस ज्यादा दिखे, नहीं। The rise in price must come with growth of the firm. जो फर्म की ग्रोथ हो रही है उसी से शेयर की कीमत बढ़नी चाहिए, प्रॉफिट बढ़े उसी से बढ़ना चाहिए, तभी सेटिस्फेक्शन रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स और मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। अब आता है मेन पार्ट, फाइनेंशियल डिसीजन। जब हमारे पास पैसा आता है तो पैसा आने पर हम इन 3 डिसीजंस को लेना पड़ता है। पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा किस किस को कितना बांटना है। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे, बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको फोटो दिख रहा है। सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको पैसा लगाना कहाँ है, कितने समय के लिए लगाना है, किस चीज पर लगाना है। या देखिए यहां पैसा लगाऊं या यहां पैसा लगाऊं, ये हमारा जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो डिसाइड कर रहा है कि पैसा कहां लगाऊं। उसके बाद पैसा कहां से लूं और किस किस को कितना बांटूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि कितना पैसा हमें कहां पर इन्वेस्ट करना है। देखिए दिस डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो पैसा है उस पैसे को हमें कहां लगाना है। A firm has many options to invest their fund, but firm has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefit for the firm, and deciding or selecting most appropriate proposal is investment decision. firm के पास काफी सारा ऑप्शन होता है
पैसे को इन्वेस्ट करने का, लेकिन फर्म उसी को सिलेक्ट करती है जिससे फर्म को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है ना। The firm invests its fund in acquiring fixed assets as well as current assets. When decision regarding fixed asset is taken, it also called capital budgeting decision. फर्म फिक्स एसेट्स में भी हमारा डिसीजन लेती है, करंट एसेट में भी डिसीजन लेती है। जब फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग डिसीजन लिया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या इंपोर्टेंस है या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन का या इन्वेस्टमेंट डिसीजन का स्कोप क्या है? Capital budgeting decision can turn the fortune of a company. The capital budgeting decision are considered very important because of the following reason. भाई भविष्य में आपको कितना इनकम होगा, कितना बेनिफिट होगा, उससे बहुत सी चीज जुड़ी होती है। जैसे सबसे पहला लॉन्ग टर्म ग्रोथ। The capital budgeting decision affect the long term growth of the company as fund investing in long term assets bring return in future and future prospect and growth of the company depend upon these decision only. जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन करते हैं तो उससे हमारी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ इफेक्ट करती है। जो हमने फंड्स को इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर में वहां से हमारे पास रिटर्न में क्या आएगा? पैसा आएगा, और अच्छा पैसा आएगा तो हमारी कंपनी की अच्छी ग्रोथ होगी। Large amounts of fund involved. Investment in long-term project or buying of fixed assets involve huge amount of fund, and if wrong proposal is selected, it may result in wastage of huge amount of fund. That is why capital budgeting decisions are taken after considering various factors and planning. जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं, किसी फिक्स एसेट को खरीदते हैं, तो उसमें बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, और अगर आपने जो सिलेक्शन है वो गलत कर दिया, गलत जगह पैसा लगा दिया, तो आपका बहुत सारा पैसे का नुकसान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो खूब सोच विचार करके किया जाता है। थर्ड है रिस्क इन्वॉल्व। द फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड एंड ऑल्सो बिग रिस्क बिकॉज द रिटर्न कम्स इन लॉन्ग रन एंड कंपनी हैज टू बियर द रिस्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द रिटर्न स्टार्ट्स कमिंग। आपने कहीं पर पैसा लगाया, तो भाई जब पैसा लगाओगे तो जरूरी नहीं है तुरंत पैसा आना शुरू हो जाए, उसमें टाइम लगता है, और उस टाइम तक के बीच में आपको अपने और भी रिस्क वगैरह देखने पड़ते हैं, तो इसमें आपका रिस्क इन्वॉल्व है। फिर है इरिवर्सिबल डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स और चेंज ओवरनाइट एज दीज डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड्स एंड हैवी कॉस्ट एंड गोइंग बैक और रिवर्सिंग द डिसीजन में रिजल्ट इन हैवी लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फंड। जो डिसीजन आपने एक बार ले लिया उसको हाल फिलहाल चेंज करना पॉसिबल नहीं है। चेंज करोगे तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। So these decisions must be taken after careful planning and evaluation of all the effect of that decision because adverse consequences may be very heavy. तो इनमें जो डिसीजंस होते हैं वो काफी ज्यादा सिलेक्शन करने के बाद, काफी ज्यादा प्लान करने के बाद ही लिए जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल डिसीजन। हाँ जी, तो अब यहां पर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर अच्छा या बुरा इफेक्ट डाल सकते हैं। सबसे पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। Whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day-to-day requirement. The amount of cash flow an investment proposal will be able to generate must be assessed properly before investing in the proposal. जब भी कंपनी कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उसको इन्वेस्ट करते समय कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जो भी हमारी डेली के खर्चे हैं उसके लिए उस इन्वेस्टमेंट से या कहीं और से आपको रेगुलर पैसा आना चाहिए। तो जब भी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेगी पहले ये देखेगी हमें डेली कितना पैसा, कितनी अर्निंग हो सकती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज ROI. It will be able to bring back for the company in the form of income. जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कितना % रिटर्न उससे एक्सपेक्ट हो रहा है। मान लीजिए अगर A प्रोजेक्ट है जिससे आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है और B प्रोजेक्ट से 15% का मिल रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफर करेंगे? प्रोजेक्ट B। फिर है आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। Along with return, risk, cash flow, there are various other criteria which help in selecting an investment proposal. रिटर्न के साथ साथ, रिस्क के साथ साथ, कैश फ्लो पोजीशन के साथ साथ कुछ ऐसे क्राइटेरिया भी होते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए बहुत ही ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे कि आपके पास लेबर कितनी अवेलेबल है, आपके पास तकनीक कौन सी चल रही है, आपको मशीन वगैरह तो नहीं चाहिए, आपको फैक्टर्स इनपुट्स वगैरह तो नहीं चाहिए,
The decision to invest in a particular project involve number of calculation regarding the amount of investment, interest rate, cash flow, rate of return। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए ही हम किसी चीज पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। There are different techniques to evaluate investment proposal, which are known as capital budgeting technique. These techniques are applied to each proposal before selecting any proposal. हमारे पास बहुत सारी टेक्निक होती है ये पता लगाने के लिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अच्छा है, कौन सा बेकार, उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक। ये टेक्निक सभी प्रपोजल पर अप्लाई की जाती है और जो बेस्ट होता है उसे सिलेक्ट किया जाता है। The finance manager must compare all the available alternative very carefully and then only decide where to invest the most scarce resources of the firm. फाइनेंस मैनेजर का काम ये होता है कि सारे जो भी अल्टरनेटिव है सबको कंपेयर करने के बाद फिर डिसाइड करता है कि जो कंपनी के पास रिसोर्स है, भाई रिसोर्स तो लिमिटेड होता है, उसे कहां इन्वेस्ट किया जाए, कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया जाए। फिर आता है दूसरा डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। कहां से हम पैसा लें, किस से हम पैसा लें, ये हमारा फाइनेंशियल डिसीजन का काम होता है। The second important decision which finance manager has to take is deciding source of finance। पैसा कहां से लें, borrowed फंड से या ओनर्स फंड से। कंपनी में रेस फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्स से, जैसे इश्यू ऑफ शेयर से भी पैसा आ सकता है, डिबेंचर से भी आ सकता है, लोन लेने पे भी आ सकता है। डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। कितना पैसा हमें कहां से लेना है यही सोचते हैं। मेनली हमारे पास दो कैटेगरी होती है फाइनेंस की, एक होती है हमारे ओनर्स फंड और एक होते हैं हमारे बोरोड फंड। शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ये सारे हमारे ओनर्स फंड का पार्ट है, यानी कि हमारे जो ओनर्स द्वारा लगाया गया पैसा वो हमारे ओनर्स फंड में, और जो हम किसी से उधार लेते हैं जैसे डिबेंचर्स है, लोन है, बॉन्ड्स वगैरह, ये हमारे बोरोड फंड का हिस्सा है। The main concern of finance manager is to decide how much to raise from owner fund and how much to raise from borrower fund। जो फाइनेंस मैनेजर की मेन सोच होती है वो ये होती है कितना ओनर फंड से पैसा लिया जाए और कितना बोरोड फंड से। While taking this decision, the finance manager compare the advantage and disadvantage of different source of finance। जब वो डिसीजन ये ले रहा होता है फाइनेंस मैनेजर तो सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को देख के ही डिसीजन लेता है। The borrowed fund have to be paid back and involve some degree of risk। जो हमारे borrowed fund होते हैं वो कुछ समय बाद आपको वापस करने हैं, पेड करने हैं, लेकिन ऑनर फंड में कोई भी कमिटमेंट नहीं है रीपेमेंट का और कोई भी इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता। बट फाइनेंस मैनेजर प्रेफर करता है दोनों टाइप, ऑनर फंड भी और borrowed फंड भी। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन के आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जब आप इनको सिलेक्ट करोगे कि किसका पैसा किससे लेना है, तो बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। सबसे पहला है कॉस्ट। The cost of raising finance from various sources is different and finance manager always prefer the source with minimum cost। भाई अगर आप ओनर्स फंड ले रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ खर्चा होगा और बोरोड फंड कर रहे हो तो उसमें भी आपको काफी खर्चा होगा। तो जिसमें हमें कम खर्चा हो रहा है हमारी जो फाइनेंस मैनेजर है वही प्रेफर करेगा। फिर आता है रिस्क। ज्यादा से ज्यादा रिस्क है वो बोरोड फंड में अगर कंपेयर किया जाए ओनर फंड में। फाइनेंस मैनेजर जब भी सोर्स ऑफ फंड प्रेफर करेगा वो सारे रिस्क को कंपेयर कर लेगा कि कितना खर्चा हो रहा है और फिर हमें कितना रिस्क है। कैश फ्लो पोजीशन। The cash flow position of the company also help in selecting the security। With smooth and steady cash flow, company can easily offer borrowed fund security, but when company have shortage of cash flow, then they must go for owner fund security only। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि पैसा अच्छे से आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है कंपनी के पास। अगर ऐसा है कि कंपनी का जो पैसा आ रहा है वो इजीली आ रहा है तो कंपनी बोरोड फंड प्रेफर करेगी क्योंकि वो इजीली कर्जा चुका देगी। लेकिन कंपनी के पास पैसा अच्छे से फ्लो नहीं आ रहा तो कंपनी बोरोड फंड नहीं ओनर फंड प्रेफर करेगी। फिर है कंट्रोल कंसीडरेशन। If existing shareholder want to retain the complete control of business, then they prefer borrowed fund securities to raise further fund। On the other hand, if they do not want to lose the control, then they may go for owners fund। भाई अगर जो existing shareholders हैं वो अपने शेयर को छोड़ना ही नहीं चाह रहे और शेयर को छोड़ना ही नहीं चाहे तो नया शेयर कैसे खरीदेंगे, उस केस में क्या होगा, कंपनी हमारी बोरोड फंड प्रेफर करेगी और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे वो ओनर फंड प्रेफर करेगी।
फिर है फ्लोटेशन कॉस्ट, जो दलाली होती है, दलाली कॉस्ट होती है, बीच की इंटरमीडिएट जो लेते हैं। इट रेफर्स टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी सच एज ब्रोकर कमीशन, अंडरराइटर्स फीस, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस। भाई ब्रोकर कमीशन क्या होती है, जो दलाल होते हैं वो आपका काम करवाने के लिए जो पैसा लेते हैं। अंडरराइटर्स आपका कोई टारगेट पूरा नहीं हो रहा, उस टारगेट को पूरे करने में आपकी मदद करते हैं। ये सारे कुछ खर्चे होते हैं, तो जिसमें कम खर्चा हो फ्लोटेशन कॉस्ट का, हम वही प्रेफर करते हैं। फिर आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इफ अ कंपनी is having high fixed operating cost, then they must prefer honor fund, because due to high fixed operational cost the company may not able to pay interest on debt security which can cause serious trouble for company। कोई कंपनी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, शुरुआत के ही जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा है, तो कंपनी ऑनर फंड ही प्रेफर करेगी, है ना। क्यों? कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो जो कर्जा है, जब कर्जा लेगी तो ब्याज भी देना पड़ेगा, तो वो प्रेफर नहीं करेगी। फिर है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, द कंडीशन इन कैपिटल मार्केट ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटी टू बी रेज। जो आपकी मार्केट में आपकी कंपनी की जो कंडीशन है वो भी ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है। ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज इजी टू सेल इक्विटी शेयर एज पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, वेयर एज ड्यूरिंग डिप्रेशन, जब अच्छा टाइम चल रहा है तो जो शेयर है वो इजीली सेल हो जाएंगे, जब टाइम अच्छा नहीं चल रहा तो वो हमारे जो शेयर है वो इजीली सेल नहीं होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जब आप फाइनेंशियल डिसीजन लोगे तब आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा डिसीजन है हमारा डिविडेंड डिसीजन। दिस डिसीजन इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया है उस पैसे को हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, डिबेंचर्स होल्डर हैं, शेयर होल्डर, उनको कितना कितना बांटना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, ये हमारी एक फिक्स लायबिलिटी है, ये तो हमें देना ही देना है। सो व्हाट कंपनी और फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द रेसिडुअल और लेफ्ट ओवर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के पास इनको पैसा बांटने के बाद बचता है उस पैसे का क्या करना है। The surplus profit is either distributed to equity shareholder in the form of dividend or kept aside in the form of return earning। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो हमारे शेयर होल्डर्स को दे देना है एज अ डिविडेंड, या कंपनी को अपने पास रखना है एज अ रिटेन अर्निंग, उसके बारे में हमारी कंपनी डिसाइड करती है। तो अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस में डिसाइड कितना पैसा बांटना है और कितना अपने पास रखना है। तो इसमें भी हमारे फैक्टर्स आते हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला अर्निंग, dividend are paid out of current and previous year earning if there are more earning then company declares high rate of dividend, whereas during low earning period the rate of dividend is also low। जो डिविडेंड होता है वो हमारी कंपनी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की अर्निंग में से देती है। अगर कंपनी के पास अर्निंग ज्यादा है तो कंपनी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो भी ज्यादा डिक्लेयर करेगी, और कंपनी के पास अगर अर्निंग कम है तो रेट ऑफ डिविडेंड वो कम डिक्लेयर करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, companies having stable or smooth earning prefer to give high rate of dividend, whereas companies with unstable earning prefer to give low rate of dividend। ऐसी कंपनी जो स्टेबल है, जिसको मालूम है कि हमारे पास पैसा आएगा ही आएगा और रेगुलर फॉर्म में आएगा, तो वो कंपनी प्रेफर करती है हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर वो स्टेबल नहीं है, उनको खुद नहीं मालूम कि पैसा आज आ रहा है कल नहीं आया, कुछ भरोसा नहीं है, तो वो हमारी प्रेफर करती है लो रेट ऑफ डिविडेंड। फिर हमारा कैश फ्लो पोजीशन, वही जो भी हमने किया। पेइंग डिविडेंड मींस आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारे पास से क्या हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है। कंपनी डिक्लेयर करती है हाई रेट ऑफ डिविडेंड जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा। अगर उनके पास शॉर्टेज है कैश की तो कंपनी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कम डिक्लेयर करेगी। फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, if a company has a number of investment plan then it should reinvest the earning of the company। as to invest in investment project, company has two options, one to raise additional capital or invest its retained earning। the retained earning are cheaper source as they do not involve flotation cost and any legal formalities। अगर कंपनी के पास काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसे वहां पैसा लगाना है वहां पैसा लगाना है, तो उसके लिए वो पैसा अपने पास बचा के रखेगी, तो वो जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कम देगी। और अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है तो कंपनी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो ज्यादा डिक्लेयर करेगी। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, सम कंपनी फॉलो अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एज इट हैज बेटर इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर एंड इंप्रूव द रेपुटेशन ऑफ कंपनी इन द शेयर मार्केट। कुछ कंपनी फॉलो करती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को, जिससे हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उन पर इंपैक्ट जो पड़ता है वो काफी अच्छा पड़ता है।
द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाई करती है हमारे इन्वेस्टर्स को। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी प्रेफर करते हैं उसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना जो रेगुलर और स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अपनाती है। The increase in dividend is made only when there is confidence to company that their earning potential has gone up and not just earning of current year increased. In other words, dividend per share is not altered if changes earning is small or seen to be temporary in nature. जो इसमें डिविडेंड इंक्रीज होता है वो जब ही होता है जब कंपनी को दिख रहा है कि आने वाले टाइम में हमारे पास अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। Preference of shareholder. If a company is having large number of retired and middle class shareholders, then it will declare more dividend and keep aside less in the form of returning. Whereas if company is having large number of young and wealthy shareholders, then it will prefer to keep aside more in the form of return. अगर कंपनी को मालूम है कि कंपनी के पास ऐसे पर्सन है जो शेयर्स को बहुत जल्दी छोड़ सकते हैं या मिडिल क्लास शेयर होल्डर्स हैं, तो कंपनी ज्यादा डिक्लेयर डिविडेंड जो है वो ज्यादा डिक्लेयर करेगी। और यंग है या पैसे वाले शेयर होल्डर्स हैं तो जो कंपनी है अपने पास ज्यादा पैसा रखेगी और डिविडेंड के रूप में कम डिक्लेयर करेगी। टैक्सेशन पॉलिसी, जो हमारी रेट ऑफ डिविडेंड है वो डिपेंड करती है हमारी टैक्सेशन पॉलिसी से। अगर अंडर प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री इनकम फॉर शेयर होल्डर्स वेयर कंपनी हैज टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड गिवन टू शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है तो शेयर होल्डर्स के पास कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है उनको जो हमारा है टैक्स देना पड़ता है। और अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो कंपनी कम रेट रखेगी डिविडेंड की, और टैक्स रेट कम है तो कंपनी डिक्लेयर जो डिविडेंड करेगी वो ज्यादा करेगी। उसके बाद एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसीडरेशन। इफ कैपिटल मार्केट कैन इजीली बी असेस्ड और अप्रोच एंड देयर इज इनफ डिमांड फॉर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, देन कंपनी गिव मोर डिविडेंड। कैपिटल मार्केट में इजीली उनके शेयर रेस किए जा रहे हैं, इजीली सेल हो रहे हैं, तो कंपनी जो डिविडेंड का रेट है वो ज्यादा रखेगी। अगर नहीं हो रहा है तो वो कम रखेगी। लीगल रिस्ट्रिक्शन, जो हमारा कंपनी एक्ट है उन्होंने काफी सारे प्रोविजन दिए हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द कंपनीज एक्ट देयर आर सर्टेन इंटरनल प्रोविजन ऑफ द कंपनी दैट इज वेदर कंपनी हैज इनफ फ्लो ऑफ कैश टू पे डिविडेंड। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट इफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास पैसा होना चाहिए देने के लिए, यो नहीं कंपनी ने बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लिया है ना। तो अगर कंपनी के पास पैसा है तभी वो उस डिसीजन को ले, वरना नहीं ले। फिर है कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट। व्हेन कंपनी टेक लॉन्ग टर्म लोन देन फाइनेंसर में पुट सम रिस्ट्रिक्शन और कांस्टेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड एंड कंपनी हैव टू अबाइड बाय दिस कांस्टेंट। जब कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन ले रखे हैं लंबे समय के लिए, तो जो फाइनेंसर होते हैं जो उन्हें पैसा देते हैं उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कंपनी के ऊपर डिविडेंड देने के लिए, तो कंपनी उस कंडीशन में डिविडेंड नहीं दे सकती ज्यादा। फिर है स्टॉक मार्केट रिएक्शन। The declaration of dividend has impact on stock market as increase in dividend is taken as a good news in the stock market and price of security। भाई अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है मार्केट में आपके लिए। अगर आप ज्यादा डिक्लेयर करोगे तो हमारी जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटी है वो भी राइज होगी। अगर डिविडेंड को डिक्रीज करोगे तो उससे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, शेयर प्राइस कम हो जाती है। तो जो भी हमारा पॉसिबल इम्पैक्ट होता है डिविडेंड पॉलिसी पर इन द इक्विटी शेयर प्राइस ऑल्सो इफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। तो ये हमने पढ़े तीनों डिसीजन के बारे में। इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा कि भाई नई ब्रांच खोलना, फिक्स एसेट वगैरह खरीदना, फाइनेंसिंग में कहां से पैसा है कितना है, डिविडेंड में कितना पैसा बांटना और कितना पैसा अपने पास रखना है, और उनके हमने फैक्टर्स भी देखे। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे आपका जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।